हाँ जी, तो नमस्कार भी सभी को। कैसे हो सारे? उम्मीद करूंगा सब बढ़िया हो गए, स्वस्थ हो गए, मस्त हो गए, अच्छे से चल रही है आप सभी की तैयारी। क्या करें भाई, गर्मी बहुत है, कोई इलाज नहीं है। तो गर्मी से अपना बचाव कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए। और मैंने आपको बताया भी था कि मैं स्टडी के टीचिंग के साथ साथ एक्स्ट्रा जो मेडिकल का वर्क है वो भी करता हूँ, जिसे आप प्रैक्टिस बोल सकते हो, वो भी करता हूँ। तो मैं आपको एक सजेशन दूंगा भाई, गर्मी से बचने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आप पानी पीजिए, धूप में बाहर मत निकलिए। और इसके जो साइड इफेक्ट्स होते हैं तो उसमें अपने कहते हैं गर्मी लग गई, लू लग गई, तो उससे बचाव ये कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी लिक्विड फॉर्म में चीज़ें लीजिए। और अपने जो चेहरा है, स्किन है, हाथों पैरों को ढक के रखिए, बिना मतलब के बाहर मत घूमिए, बचाव रखिए भाई, क्योंकि गर्मी एक बार लगी तो जल्दी सी अपनी जो बॉडी है वो दोबारा सेट नहीं हो पाती। ठीक है, चलिए अपना टॉपिक चल रहा था, कौन सा चल रहा था? अंतःस्रावी ग्रंथियां, जिसमें हमने कल नॉर्मल जानकारी पढ़ ली थी। अब एक दिन में हम एक ग्रंथि को पढ़ेंगे और उससे स्रावित होने वाले हार्मोन पढ़ेंगे। सबसे पहले वाली ग्रंथि होती है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस वैसे ये ग्रंथि नहीं होती, ये मस्तिष्क का एक भाग होता है, लेकिन इसे ग्रंथि भी बोल देते हैं। क्या होते हैं? मस्तिष्क का भाग। मस्तिष्क का भाग होता है ये मस्तिष्क में मैंने आपको करवा दिया था। हाइपोथैलेमस, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, ये मस्तिष्क में मैंने आपको करवा दिया था। ठीक है, अभी हाइपोथैलेमस किसको कमांड देता है? ये देता है पीयूष ग्रंथि को कमांड, कि चलिए आप अपना काम कीजिए। अब पीयूष ग्रंथि, इसने कमांड दे दी पीयूष ग्रंथि को, यानी कि ये जो हार्मोन स्रावित करेगा, ये जो हार्मोन स्रावित करेगा वो हार्मोन पीयूष ग्रंथि को कार्य करने के लिए मजबूर करेगा या उसे उद्दीपित करेगा। ठीक है, तो अपने स्टार्टिंग करेंगे पीयूष ग्रंथि से। कौन सी ग्रंथि से? पीयूष ग्रंथि से। वैसे पीयूष नाम भी होता है भाई। ठीक है, तो अपने बात करते हैं पीयूष ग्रंथि से, जहां से क्वेश्चन उठते हैं, क्योंकि थैलेमस हाइपोथैलेमस को मैं मस्तिष्क वाले टॉपिक में करवा चुका हूं, तो यहां पर दोबारा करवाने का मतलब नहीं है। ठीक है, पीयूष ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, इसको पीट्यूटरी ग्लैंड भी कहते हैं। नाम याद रखने हैं, पीट्यूटरी ग्रंथि या प्यूटिटरी ग्लैंड भी इसे कहते हैं। एक नाम तो, पहला क्वेश्चन तो आपका यही बन गया। दूसरा, इसे मास्टर ग्रंथि कहते हैं। क्या कहते हैं? मास्टर ग्रंथि। अब मास्टर ग्रंथि क्यों कहते हैं? बहुत बार आपने पढ़ा है कि मास्टर ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, मास्टर ग्रंथि। तो इसे मास्टर ग्रंथि क्यों कहते हैं? क्योंकि यह शरीर में अन्य ग्रंथियां के स्त्रावण के नियंत्रण का, अन्य ग्रंथियों पर नियंत्रण रखती है। ये अन्य कितनी ग्रंथियों? लगभग अन्य 7 अन्य ग्रंथियों पर ये नियंत्रण रखती है। कितनी? 7 अन्य ग्रंथियों पर ये नियंत्रण रखती है। अब नियंत्रण रखती कैसे है? तो ये जो हार्मोन स्त्रावित करेगा, हार्मोन ये जो स्त्रावित करेगा, ये ग्रंथि कौन सी? पीयूष ग्रंथि, जो हार्मोन स्त्रावित करेगी वो अन्य ग्रंथियों को काम करवाने के लिए उद्दीपित करेगी, अन्य ग्रंथियों से काम करवाने के लिए उद्दीपित करेगी। क्लियर? इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, दोबारा फिर बता रहा हूं, पीयूष ग्रंथि होती है, उसे मास्टर ग्रंथि क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारे शरीर में पीयूष ग्रंथि के अलावा जो अन्य ग्रंथियां होती हैं, कुछ 5, 6 या 7 ग्रंथियां होती हैं। इसमें नहीं दिया हुआ 7, लेकिन जब आप 12th की बायोलॉजी पढ़ते हो, 11th की 12th की बायोलॉजी पढ़ते हो, वहां पर आपको 7 ग्रंथियों के बारे में बताया जाता है। तो ये 7 ग्रंथियों पर नियंत्रण रखती है। कैसे नियंत्रण रखती है? अब जैसे इसने दुग्ध ग्रंथि से कोई, अब दुग्ध ग्रंथि क्या काम करती है? दूध बनाने का। तो ये पीयूष ग्रंथि दुग्ध ग्रंथि को कमांड देगी, दुग्ध ग्रंथि के लिए ये हार्मोन भेजेगी, फिर दुग्ध ग्रंथि एक्टिव होगी, फिर वो दूध का निर्माण करेगी। समझ में आई? उसी प्रकार से पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं, क्योंकि ये अन्य ग्रंथियों पर काम करती है, अन्य ग्रंथियों की ये मास्टर होती है। ठीक है, मॉनिटर बोल सकते हो जिसे आप। अब इसकी लोकेशन कहां पे होती है? किसकी? पीयूष ग्रंथि की। पीयूष ग्रंथि की लोकेशन, अब मैं एक एक लाइन आपको समझाऊंगा, एक एक लाइन में क्वेश्चन छुपा हुआ है, तो पेशेंस बना के देखना। कपाल में कहां पर होती है भाई? कपाल में। कपाल तो जानते हो, सिर अपना, है ना? कपाल, कपाल में होती है एक हड्डी, कपाल में एक हड्डी होती है और उस हड्डी का नाम होता है स्फेग्नॉइड। कौन सी? स्फेग्नॉइड, स्फेग्नॉइड हड्डी। तो पीयूष ग्रंथि कहां पर होती है? कपाल में। कहां पर?
कपाल में एक हड्डी होती है स्फेग्नॉइड, और इस स्फेग्नॉइड हड्डी में एक गड्ढा होता है जिसे बोले सेला टर्सिका। सेला टर्सिका गड्ढे का नाम है, एक गर्त होता है सेला टर्सिका। इस सेला टर्सिका गड्ढे में ये पाई जाती है। तो पीयूष ग्रंथि कहां पाई जाती है? कपाल में। कपाल की कौन सी हड्डी? कपाल की स्फेग्नॉइड हड्डी। स्फेग्नॉइड हड्डी में एक गड्ढा होता है, उस गड्ढे का नाम है सेला टर्सिका। क्या नाम है? सेला टर्सिका। गड्ढे का नाम क्या है? सेला टर्सिका। तो 3 क्वेश्चन बनते हैं कि पीयूष ग्रंथि कहां पर होती है? कपाल में। कपाल की कौन सी हड्डी में? स्फेग्नॉइड में। स्फेग्नॉइड में एक सेला टर्सिका नामक गड्ढा होता है, उस गड्ढे में ये होती है। कौन? पीयूष ग्रंथि। चलिए, तो कपाल, स्फेग्नॉइड और सेला टर्सिका, ये 3 नाम आप कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि ये नाम लिखोगे तब ही याद होंगे। अब आपको साथ साथ लिखना पड़ेगा। अब दूसरी बात, ये और लोकेशन कहां पे है? तालू। तालू जानते हो? हमारा तालू मुंह के अंदर होता है। और मस्तिष्क, मस्तिष्क का अधरतल, यानी कि कह सकते हो मोटा मोटा ये हमारा मस्तिष्क होता है। मस्तिष्क का अधरतल और तालू के बीच में, मस्तिष्क का अधरतल और तालू के बीच में पाई जाती है। तो लोकेशन पूछ सकता है कहां पर पाई जाती है? तालू और मस्तिष्क के अधरतल के मध्य। एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, एक एक लाइन, ठीक है। इसके बाद में ये तालू से जो ये जुड़ी रहती है, यानी कि ये मध्य पाई जा रही है लेकिन दोनों से जुड़ी रहेगी, उस छोटा वृंत होता है, यानी कि एक छोटा वृंत होता है, और उस वृंत का नाम है इनफंडीबुलस। क्या नाम होता है उस वृंत का? इनफंडीबुलस। दोबारा देख रहा हूं, इनफंडीबुलस। लो जी, आपके लिए 4 नाम हो गए। कौन सा? कपाल, स्फेग्नॉइड और सेला टर्सिका इनफंडीबुलस वृंत द्वारा ये जुड़ी रहती है। तो पीयूष ग्रंथि कहां पे पाई जाती है? कपाल में पाई जाती है, स्फेग्नॉइड हड्डी में। स्फेग्नॉइड हड्डी में एक सेला टर्सिका नाम गड्ढा होता है, तालू और मस्तिष्क के मध्य में पाई जाती है, और यह एक छोटे वृंत द्वारा जुड़ी होती है, और उस वृंत का नाम होता है इनफंडीबुलस। लो जी, ये 4 नाम आपको याद रखने हैं। लोकेशन आपको पता लगी भी पीयूष ग्रंथि कहां पे पाई जा रही है। अब इसका भार भी याद कर लो। भार कितना माल का? भार है माल का 0.6 ग्राम। जो फिल्म है ना फौजी की फैमिली, क्या मिसिज को भार के तो है? भार तो है भगत 5 किलो। तो महाराज जी थे पूरा ही जानो, पूरा ही जानो ना। मिसिज को भार है 50 किलो। तो वहां से मुझे ये बात आ गई कि पीयूष ग्रंथि का भार कितना होता है। तो पीयूष ग्रंथि का भार होता है 0.6 ग्राम। अब एक स्टार लगा के बात नोट करो। नोट अगर आप सुनना है सुन लो, नोट करना है तो आप स्क्रीनशॉट ले लेना, सारी बातें आपको बताई है। स्त्रियों में गर्भावस्था के दौरान जब फीमेल्स प्रेग्नेंट होती हैं, तो उन प्रेगनेंसी अवस्था के दौरान पीयूष ग्रंथि थोड़ी सी बढ़ जाती है, या उसका आकार बढ़ जाता है। ये बात आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। नॉर्मली तो जितना आकार उतना ही होता है, लेकिन जब कोई फीमेल प्रेग्नेंट होती है तो उस प्रेगनेंसी के दौरान जो फीमेल की जो आपकी पीयूष ग्रंथि है उसका आकार थोड़ा सा बढ़ जाता है। चलिए आगे बात करते हैं। मस्ट ग्रंथि स्त्रावण करती है, ये आपको बात मैंने समझा दी है। इसके अलावा स्वभाव, नेचर, इसको स्वभाव तो बहुत खारो है ना, इसका स्वभाव तो बहुत खारा है, इसका स्वभाव बहुत मीठा, ये बहुत लाइटली है, मतलब सब भाव अपने जैसे बोलते हैं। अब जैसे मुझे भी कई बार कोई बोल देता थारो स्वभाव बहुत गंदो है, गर्मी बहुत है, क्या करें। चलिए, ये आपका स्वभाव बहुत गंदा है। तो ये स्वभाव वाली चीजें अपने, मैंने आपको एक कल जब चैप्टर शुरू किया था तो मैंने आपको बातें बताई थी कि हमारे शरीर में बहुत सी नियंत्रण और समन्वय ग्रंथ, मस्तिष्क तो कंट्रोल करता है, इसके साथ साथ कुछ ग्रंथियां भी होती है। तो स्वभाव को भी कहीं ना कहीं पीयूष ग्रंथि कंट्रोल करती है। और हाँ, एक बात मैं आपको और बता देता हूं, ये एक ग्रंथि अकेले काम को डिपेंड नहीं करती, मतलब सारी मिलजुल कर काम करती है, ये आपको दिमाग में रखनी है। अब जैसे मैं आपको परिसंचरण पढ़ा रहा हूं तो आपके दिमाग में सिर्फ परिसंचरण, अब चलो छोड़ो,
मैं आपको पढ़ा रहा हूं अंतःस्रावी ग्रंथियां, तो आपके दिमाग में अंतःस्रावी ग्रंथियां चल रहे हैं, वहां पर मैं आपको पढ़ा रहा हूं पीयूष ग्रंथि, तो अब आपके माइंड में चल रही है हाँ पीयूष ग्रंथि ऐसे ऐसे काम करती है, लेकिन उसी समय आपके शरीर में श्वसन तंत्र भी काम कर रहा है, परिसंचरण तंत्र भी काम कर रहा है, पाचन तंत्र भी काम कर रहा है, तो ये सभी चीजें मिलकर काम कर रही होती हैं, तो आपको इसको समझना होता है, ये दिमाग में रखिए, लेकिन चीजों को अलग अलग करके पढ़िए। उसके बाद में स्वास्थ्य, स्वभाव के बाद में स्वास्थ्य, हम बीमार हैं, हम स्वस्थ हैं, ठीक है, वीक है, स्ट्रॉन्ग है, ये सारी चीजें भी कौन कंट्रोल में होता है, पीयूष ग्रंथि। वृद्धि, हमारे शरीर की वृद्धि कितनी हुई है, हम बोने हैं, हम बड़े हैं, छोटे हैं, मोटे हैं, वो सारी चीजें भी कौन कंट्रोल करता है, पीयूष ग्रंथि। उसके बाद में लैंगिक विकास, लैंगिक विकास का मतलब क्या होता है, हमारे शरीर में शारीरिक परिवर्तन के साथ साथ कुछ मानसिक परिवर्तन भी होते हैं। क्या होते हैं, शारीरिक परिवर्तन के साथ साथ कुछ मानसिक परिवर्तन भी होते हैं, और उसके लिए भी पीयूष ग्रंथि जिम्मेदार होती है, अभी कहीं ना कहीं, ऐसे नहीं बोला संपूर्ण रूप से वही जिम्मेदार, कहीं ना कहीं ये भी जिम्मेदार होती है। लैंगिक विकास का मतलब समझते हैं। अब लैंगिक विकास का मतलब ये होता है कि जब 5-6 साल के हम छोटे बच्चे थे, तो हमारी मम्मी कभी हमें अपनी बहन के कपड़े पहना देती थी और हमारी बहन को हमारे कपड़े पहना देती थी, ठीक है। तो वहां पर जो पड़ोस वाले लोग होते थे या जो हमें पहली बार देखते थे, वो पहचान नहीं पाते थे ये लड़का है या ये लड़की। लेकिन जैसे ही आप किशोरावस्था में कदम रखते हो, तो आपके अंदर ऑटोमेटिकली बहुत से चेंज आने शुरू हो जाते हैं। जैसे बॉयज में या मेल में दाढ़ी मूंछों का आना, आवाज का भारी होना, और फीमेल्स में इसके अपोजिट, है ना, आवाज का पतला होना, त्वचा पर तेलिया होना, ये सारी चीजें होती है। और स्तन ग्रंथियों का विकास होना मोस्टली होता है अभी उसमें, उससे ही चीजों की पहचान होती है। जो चीज है वो चीज मैं आपको सिर्फ स्टडी के थ्रू पर बता रहा हूँ, अनदर में मत लेना, ठीक है। तो वहां पर लैंगिक विकास के लिए भी पीयूष ग्रंथि आपकी जिम्मेदार होती है या उसको प्रेरित करती है, ठीक है। अब मैंने आपको बोला था कि पीयूष ग्रंथि होती है वो अन्य सभी ग्रंथियों पर नियंत्रण करती है, किसके द्वारा, हार्मोन्स के द्वारा। तो पीयूष ग्रंथि कौन कौन से हार्मोन स्रावित करती है और वो हार्मोन क्या क्या काम करते हैं, मतलब आपको क्या क्या याद रखना है। पहले तो आपको याद रखना है कि पीयूष ग्रंथि हार्मोन कौन कौन से स्रावित करती है, कि पीयूष ग्रंथि कौन कौन से हार्मोन स्रावित करती है, ठीक है, वो आपको याद रखना है। उसके अलावा क्या क्या उनका काम होता है, तो एक एक हार्मोन को उठाते हैं और पढ़ते हैं। सबसे पहला हार्मोन है GHSH। GHSH, जी का मतलब होता है ग्रोथ, H का मतलब होता है हार्मोन, तो GH का मतलब हो गया ग्रोथ हार्मोन। कॉपी में नोट डाउन करो साथ के साथ, ताकि आपको आगे परेशानी न हो, क्योंकि यहां से क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं, फुल फॉर्म से क्वेश्चन भी आ जाते हैं कई बार, ठीक है। तो GH का मतलब ग्रोथ, ग्रोथ का मतलब वृद्धि, तो GH को ग्रोथ हार्मोन या वृद्धि हार्मोन भी कहा जाता है। उसके बाद में SH यानी कि सोमैटोट्रोपिक हार्मोन, सोमैटोट्रोपिक हार्मोन, सोमैटोट्रोपिक हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन। अब ग्रोथ हार्मोन का काम क्या है अभी वो देख लेते हैं। शरीर की वृद्धि का नियंत्रण करता है, वृद्धि का नियंत्रण कर रहा है प्यारे बच्चों, नियंत्रण। और शरीर की वृद्धि में मोस्टली किस पर फोकस किया है, हड्डियों पर। अब देखो इसका मतलब क्या है, मैंने क्या बोला है, वृद्धि पर नियंत्रण रखता है, ना तो वृद्धि कम होगी और ना ही ज्यादा होगी, मेंटेन होगा पूरी चीज, मेंटेन होगी पूरी चीजें। कैसे मेंटेन होगी देखिए, अब आप सोच के देखिए, आपकी अगर आप क्लास देख रहे होगे तो मोस्टली आप 16 साल से अप और 30 साल के बीच में होंगे आप क्लास देख रहे हो। जब आपका जन्म हुआ था तब आप इतने से थे, बहुत ही क्यूट से ना, लेकिन फिर आप थोड़े बड़े हुए, फिर और बड़े हुए, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 10 साल 12 साल 15 साल 16 साल। जब आप 16 साल के हुए, तब जब आपका जन्म हुआ तब आप छोटे से थे, आपकी मम्मी की हाइट के आप लगभग 10-12 गुना छोटे थे। लेकिन जब आप 16 साल के हुए तो आपकी हाइट आपकी मम्मी की हाइट के एवरेज हो गई। समझ रहे इस बात को, क्या हुआ, एवरेज हो गई। तो जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ी तो आपकी हाइट भी क्या हुई, बढ़ती गई। लेकिन एक पॉइंट पर जाके आपकी हाइट रुक जाएगी, एक पॉइंट पर जाकर आपकी हाइट रुक जाएगी, ठीक है। जरूरी है रुकनी, क्योंकि एकदम से आपकी हाइट बढ़ी है, एकदम से ही आपकी हाइट बढ़ रही है। जैसे आप धीरे धीरे पहले थोड़ी कम बढ़ती है, फिर एकदम धीरे 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 आपकी हाइट बढ़ती जाती है, फिर आपकी हाइट रुक जाती है, समझ में। अब सपोज दैट आप इमेजिन कीजिए अगर आपकी हाइट ना रुके, मेरा कहने का मतलब है जब आप 10 साल के थे
तब आप लगभग 4 फीट के थे। सिर्फ इमेजिनेशन के लिए बता रहा हूं, जब आप 10 साल के थे तब आप 4 फीट के थे, या 4 के ही होंगे मोस्टली। तो आप जब 100 साल के होगे तो आपकी एज क्या होनी, आपकी लंबाई कितनी होनी चाहिए? 40 फीट। सोचने वाली बात है। जब आप 10 साल के थे तब आपकी लंबाई 4 फीट थी, तो आप 100 साल के हुए तो आपकी लंबाई 40 फीट क्यों नहीं है? मजबूर कर दिया ना सोचने। तो इसका मतलब यह है कि हमारी जो लंबाई है वो एक उम्र तक ही बढ़ती है, एक उम्र तक ही बढ़ती है। उसके बाद में शरीर में और अंगों का विकास होना भी जरूरी होता है, चीजों का मेंटेन होना जरूरी है। समझ रहे हो मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं? अगर सिर्फ हाइट ही बढ़ती जाएगी तो हमारी बॉडी में और कोई चेंज नहीं आएगा, या हमारे शरीर में कोई भी विकास नहीं होगा, बस हमारी हाइट ही बढ़ती जाएगी, बच्चा बढ़ती रहेगी, शरीर में कोई विकास नहीं होगा, बस वो चीजें। समझ रहे हो? तो सारी चीजें मेंटेन करने के लिए हार्मोन्स भी, अब मैंने बोला सारी चीजों को मेंटेन कौन करता है? हार्मोन्स करते हैं। मस्तिष्क तो करता ही है, मस्तिष्क के अलावा हार्मोन। तो ग्रोथ हार्मोन क्या करता है? हमारी हाइट को मेंटेन करता है कि कितनी उम्र तक हाइट आपकी बढ़नी चाहिए, उसके बाद में कब उसको रोकना है। ठीक है, कब उसको रोकना है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है। अब अगर मान लीजिए, और मोस्टली ये टारगेट रखता है हड्डियों को। किसको टारगेट रखता है? हड्डियों को टारगेट रखता है। अब अगर इस हार्मोन की ज्यादा मात्रा हो जाए, यानी कि हार्मोन ज्यादा मात्रा में स्रावित होने लग जाए, अगर जीएच हार्मोन की ज्यादा स्रावण होने लग जाए, हमारी बॉडी में ये ज्यादा सिक्रेशन होने लग जाए, तो हमें क्या होगा, या हमें कौन से विकार उत्पन्न होंगे? तो एक होगी भीम कायता। भीम का मतलब पांडवों में जो बड़े भाई थे उनके भीम, और कायता का मतलब भीम जैसा शरीर। अब आप बोलोगे वाह फिर तो मजा आ जाएगा, भीम जैसा शरीर। इसका मतलब यह है कि आपकी हाइट एक नेचुरल से ज्यादा बढ़ जाएगी। आपकी हाइट होगी वो नेचुरल से ज्यादा बढ़ जाएगी, और आपका शरीर होगा वो नेचुरल से भी लंबाई भी, अब हड्डियां ज्यादा बढ़ेंगी तो ऑटोमेटिकली लंबाई भी ज्यादा बढ़ेगी, जो कि अननेचुरल है। इसको एक और नाम देते हैं एक्रोमिल्गी। क्या नाम देते हैं? एक्रोमिल्गी। क्या नाम देते हैं? एक्रोमिल्गी। अब ये होता है कि ये हार्मोन्स मात्रा ज्यादा तो मनुष्य की लंबाई सामान्य से अधिक हो जाएगी। लंबाई अधिक होगी तो हड्डियां क्या हो जाएंगी? भारी हो जाएंगी। अब हमारी हड्डियां तो भारी होगी, हम अपना खुद का वेट ही नहीं संभाल पाएंगे। हड्डियां भारी हो जाएंगी और हड्डियां मोटी हो जाएगी, यानी कि हम ऐसे बड़े मतलब मोटे चौड़े आदमी हो जाएंगे, लेकिन वो कोई शरीर काम का नहीं होगा। समझ भाई? चलिए, अगर इसकी कमी हो तो वृद्धि कब होगी? नेचुरल जब आप 10 साल 16 साल तक जा रहे हो, 10 साल 12 साल तक जा रहे हो, तो उसलिए तब तक तो इसकी वृद्धि होना जरूरी है, तब तक तो इसका स्राव होना जरूरी है। लेकिन अगर इसका स्राव बढ़ता ही जाए फिर खतरनाक हो जाएगा। अगर इसका स्राव बढ़ता ही जाए फिर तो दिक्कत हो जाएगी। यहां तक तो बढ़ना जरूरी है, लेकिन अगर इसका स्राव हो ही ना या कम हो तो क्या होगा? सॉरी भाई। अगर इसका स्राव कम हो या हो ही ना तो क्या होगा? लंबाई बढ़ेगी। लंबाई बढ़ेगी? नहीं बढ़ेगी। तो क्या बोल से, अब ये चीज अवस्था कब होगी? बाल्यावस्था में। बाल्यावस्था में, क्योंकि यहां पर तो जाके रुक ही जाएगी, और ये आपकी बाल्यावस्था होती है। अब बाल्यावस्था में इसकी कमी हो जाए तो क्या होगा? बच्चे को कौन सी बीमारी होगी? बोनापन। कौन सी बीमारी होगी? बोनापन। शरीर की वृद्धि रुक जाएगी और बोनापन बीमारी हो जाएगी। ठीक है, तो आपको याद रखना है जीएच ग्रोथ हार्मोन वृद्धि को, शरीर की हड्डियों की वृद्धि को नियंत्रित करता है। अगर इसकी अधिकता हो जाए तो अब भीमकायता या एक्रोमिल्गी रोग होता है, और अगर इसकी कमी हो जाए तो बोनापन रोग होता है। यहां पर आपका एक हार्मोन कंप्लीट होता है जीएच। चलिए, इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। ठीक है, अगले पर बात करते हैं, अगला हार्मोन कौन सा है। जब 11th 12th की बायोलॉजी आएगी उससे पहले आप इस टॉपिक को कर लेना। 11th की बायोलॉजी में भी ये टॉपिक है, तो मैं वहां पर भी आपको ये टॉपिक करवाऊंगा। ठीक है, क्योंकि आपका बेस यहाँ पर क्लियर होगा तो वहां पर करवाने में दिक्कत नहीं आएगी, है ना। समझदार हो, साथ के साथ चीजों को बढ़ते हुए चला करो, फिर दिक्कत नहीं आएगी। मेरे साथ जुड़े रहना, देखना मैं आपको कितनी चीजें प्रोवाइड करता हूं। चलिए, अगला है थायरोट्रॉपिक, थायराइड प्रेरक हार्मोन। बस जरूरत नहीं है पढ़ाने की, पढ़ाऊं या जरूरत ही नहीं है? जरूरत नहीं है पर पढ़ाएंगे जरूर भाई। थायरोट्रॉपिक या थायराइड। अब थायराइड ग्रंथि होती है, आपको पता है, कल मैंने बताई थी। थायराइड ग्रंथि होती है, कल बताई थी ना। प्रेरक, यानी कि ये थायराइड प्रेरक हार्मोन, यानी कि ये क्या करेगा? थायराइड ग्रंथि को कार्य करने के लिए प्रेरित करेगा। नाम से ही पता लग रहा है।
तो फुल फॉर्म क्या बनती है? टीएसएच। टीएसएच इसकी फुल फॉर्म बनती है भाई। थायराइड ग्रंथि को कार्य करने के लिए उद्दीपित करता है, यानी कि ये पीयूष ग्रंथि हार्मोन स्रावित करेगी, थायराइड प्रेरक हार्मोन। अब ये हार्मोन पीयूष ग्रंथि से निकला, रक्त में मिला, रक्त लेके जाएगा थायराइड ग्रंथि। किसके पास लेके जाएगा? थायराइड ग्रंथि के पास। अब थायराइड ग्रंथि जो आराम से मस्त हो गया, ऐसे सो रही, ये फिर थायराइड प्रेरक हार्मोन जाता है, बोलता है भाई पीयूष ग्रंथि का ऑर्डर आया, काम पे लगो, सोने से पार नहीं पड़ेगी, काम पे लगो, उठो उठो काम करो। फिर थायराइड ग्रंथि कहती है भाई चलो मास्टर जी का ऑर्डर आया, काम तो करना पड़ेगा, तो फिर ये अपना काम शुरू करती है। ठीक है, तो थायरोक्सिन हार्मोन के स्रावण को भी प्रेरित करता है। घूम फिर की बात कोई, क्योंकि थायराइड ग्रंथि कौन सा हार्मोन प्रेरित उत्सर्जित करती है? थायराइड कौन से हार्मोन का निर्माण करती है? तो थायरोक्सिन। अब थायराइड ग्रंथि थायरोक्सिन हार्मोन क्या है, जब थायराइड ग्रंथि को पढ़ाऊंगा तब पढ़ाऊंगा, अभी पीयूष ग्रंथि पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो बताने कि थायराइड प्रेरक थायराइड ग्रंथि पर काम करेगा। अगला है ATCH। फुल फॉर्म जरूर लिखनी है, फुल फॉर्म जरूर लिखनी है, क्वेश्चन आता है फुल फॉर्म से, तो परेशान नहीं होना है भाई। क्या करें यार, गर्मी बहुत है, समझ में नहीं आ रहा कुछ, पर कोई बात नहीं, अपने पढ़ेंगे। चलिए, ATCH। ATCH एड्रीनो, ए का मतलब एड्रीनो, टी का मतलब कॉर्टिको, एडिनो कॉर्टिको ट्रोपिक हार्मोन। ए एडिनो, एड्रीनो, एड्रीनो नहीं है, सी कॉर्टिको, टी ट्रोपिक, एच हार्मोन। ATCH एडिनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। अब ये नाम, फिर वही बात मैंने आपको बोला था, नाम से ही सारी चीजें क्लियर हो रही हैं। एड्रीनो से याद करो एड्रीनल ग्रंथि, कौन सी ग्रंथि? एड्रीनल। और एड्रीनल ग्रंथि का कल मैंने आपको एक नाम और बताया था, जिसका नाम होता है अधिवृक्क। कौन सी? ये वाली बताई थी ना, टोपीनुमा संरचना। आगे बढ़ाऊंगा इसको डिटेल से। अधि का मतलब ऊपर, वृक्क का मतलब किडनी, तो किडनी के ऊपर इसकी लोकेशन होती है। अधिवृक्क ग्रंथि के कोर्टेक्स को प्रभावित करती है, यानी कि अधिवृक्क ग्रंथि होते हैं उसके अंदर कोर्टेक्स भाग होता है, जो मैंने आपको पढ़ाया था, कोर्टेक्स उत्सर्जन तंत्र में पढ़ाया था। तो ये एड्रिनल जो आपको इसके अंदर होता है, इसके अंदर किडनी के अंदर कोर्टेक्स होता है, उसी के समान इसी में भी कोर्टेक्स होता है अधिवृक्क ग्रंथि में, कोर्टेक्स मेड्यूला। जब इसको डिटेल से पढ़ाऊंगा ना, तब अधिवृक्क ग्रंथि के आपको दो भाग बताऊंगा, कोर्टेक्स और मेड्यूला। कोर्टेक्स से कौन से हार्मोन स्रावित होते हैं, मेड्यूला से कौन से होते हैं। तो अभी जो एड्रीनोट्रोपिक हार्मोन होता है ना, एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक, वो अधिवृक्क ग्रंथि के कोर्टेक्स को प्रभावित करता है। कौन से भाग को? कोर्टेक्स को। ये स्टार लगा लेना भाई, अधिवृक्क एड्रीनोकॉर्टिको। अब ये देखो, एड्रीनो का मतलब एड्रिनल, कोर्टिको का मतलब कोर्टेक्स, बस याद हो गया, ट्रोपिक हार्मोन। तो अधिवृक्क ग्रंथि के कोर्टेक्स भाग को प्रभावित करता है और निकलने वाले हार्मोन को प्रेरित करता है। तो सीधी सी बात है, ACTH कौन सी ग्रंथि पर है? अधिवृक्क ग्रंथि पर। चलिए, अगला है गोनेडोट्रोपिक हार्मोन, GH। गोनेडोट्रोपिक हार्मोन जनन ग्रंथियों की क्रियाशीलता को प्रभावित करता है, यानी कि ये कौन सी? जनन ग्रंथियां। अब जनन ग्रंथियां कौन सी होती हैं भाई? वही वृषण, अंडाशय। मादा के अंदर अंडाशय होते हैं और नर के अंदर वृषण होते हैं, तो उस पर यह काम करता है। तो ये क्या काम करता है? तो गोनेडोट्रोपिक हार्मोन जनन ग्रंथियों की क्रियाशीलता को प्रभावित करता है। पहला कौन सा है? फोलिकल उत्तेजक हार्मोन, FSH। पूरा नाम लिख लेना, FSH, फॉलिकल उत्तेजक हार्मोन, उत्तेजक हार्मोन। अब ये FSH क्या करता है? ये आगे सारी चीजें आपको जनन में भी काम आएंगे। पुरुषों में यह शुक्र जनन को उत्तेजित करता है। शुक्र जनन क्या होता है? तो पुरुषों में शुक्राणुओं का निर्माण करवाना। पुरुषों में शुक्राणुओं का निर्माण जरूरी है भाई,
शुक्राणु का निर्माण होगा। तो शुक्राणु क्या होती है? पुरुष की जनन कोशिका, पुरुष की जनन कोशिका शुक्राणु, मादा की जनन कोशिका अंडाणु। तो पुरुष में शुक्राणु निर्माण या शुक्राणु जनन को शुरू तो करवाना होगा, यानी कि FSH क्या करेगा? शुक्राणु जनन को शुरू करवाएगा। कहां पर? वृषण में। कहां पर? वृषण में। तो सीधी सी बात है, वृषण भी एक ग्रंथि है, तो पीयूष ग्रंथि हार्मोन भेजती है, कौन सा? FSH। कौन सा? FSH, फॉलिकल उत्तेजक हार्मोन भेजती है। कहां पर? वृषण पर। वृषण के पास ये हार्मोन जाता है, पीयूष ग्रंथि हार्मोन निकालती है FSH, और वो मिला देती है वो रक्त में। अब रक्त लेके जाता है उसको, भागा 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 वृषण के पास, और वृषण को बोलता है भाई सो मत, उठ, पीयूष ग्रंथि का ऑर्डर आया है, शुक्राणु जनन करवाना है। अब वो बोलता है शुक्राणु जनन करवाना है तो करवाएंगे। वो फिर क्या करता है? शुक्राणु जनन से शुक्राणुओं के निर्माण को शुरू करता है। FSH शुक्राणु जनन के लिए जिम्मेदार होता है, पोषण बन सकता है और बनेगा। स्त्रियों में भी, अब स्त्रियों में कौन सा होता है? तो स्त्रियों में अंडाशय से अंडोत्सर्ग को प्रेरित करता है। अंडाशय से अंडोत्सर्ग, याद रखना है, अंडाशय से अंडोत्सर्ग, अंडाशय से अंडोत्सर्ग यानी कि अंडाशय से अंडाणु का निकलना, अंडाणु का निकलना, अंडाशय से अंडाणु का निकलना। ठीक है, कितने दिन होता है? 14वें दिन। कितने दिन होता है? 14वें दिन होता है। चलो आज आपके एक दो डाउट्स क्लियर करते हैं, शायद मैंने किए भी हैं पहले, जो मोस्टली होते हैं कुछ बच्चों के। देखो, साइंस सब्जेक्ट है, बहुत इंटरेस्टिंग है, मजे से पढ़ना होता है तो बहुत मजा आता है इसमें पढ़ने में, बहुत जल्दी चीजें याद होती हैं और बहुत कुछ सीखने को मिलता है और बहुत सी भ्रांतियां दूर होती हैं आपकी, बहुत सी भ्रांतियां दूर होती हैं आपकी। चलिए करते हैं शुरू। दो बातें बताता हूं। आपने एक नाम सुना होगा, आर्तव चक्र। वैसे मैं डिटेल से इसको पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी दिमाग में आ गया तो साथ के साथ आपको मैं बता देता हूं। एक मैंने अभी शब्द यूज किया है, अंडोत्सर्ग। दोनों बातें अलग अलग हैं। दोनों बातें क्या हैं? अलग अलग हैं। आपको एक ही लग रही होंगी, लेकिन दोनों बातें अलग अलग हैं। कैसे सर? अगर जानकारी ये अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना और शेयर भी करना। देखो, हाँ, जो फीमेल्स होती हैं उनके अंदर किशोरावस्था शुरू होने के बाद में माहवारी या पीरियड्स या आर्तव चक्र या मेंस्ट्रुअल साइकिल जिसे आप बोलते हो, वो आता है। तो वो क्या होता है? तो हमारे समाज में ना इसको लेकर एक भ्रांति बनी हुई है आज का। अब तो सभी एजुकेटेड हो गए तो नहीं होती, लेकिन पुराने टाइम में इसको थोड़ा ऐसे गिल्टी सा फील माना जाता है। तो ऐसा कुछ नहीं होता, ये प्रकृति की देन होती है, ये प्रकृति की देन है, इसी से ही संसार चलता है। ठीक है, तो इसमें कुछ भी नहीं है। हर फीमेल इस चीज को, मतलब वो जगत जननी है ये चीज। ठीक है, आर्तव चक्र होता क्या है? पहले दिन से लेकर 13वें दिन तक तो अंडाशय में होता है अंडाणु का निर्माण। क्या होता है? अंडाशय में अंडाणु का निर्माण होता है। अंडाणु का निर्माण कहां पर होता है? अंडाशय में। किसमें पाए जाते हैं? मादा में। ठीक है, मैं बता रहा हूं आपको आर्तव चक्र की कहानी। पहले से 13वें दिन क्या होता है? अंडाशय में अंडाणु का निर्माण होता है। और आपको पता है मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है कौन? अंडाणु। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, ये भी आपको पता है, मैंने बहुत बार बताई है। अब जैसे ही 14वां दिन आया, कौन सा? 14वां दिन आया, तो इस दिन होता है अंडोत्सर्ग, यानी कि अंडाशय से अंडाणु का निकलना, अंडाशय से अंडाणु का निकलना, यानी कि ओवेरी से ओवम रिलीज होता है। अब निकलकर जैसे 15वें से लगभग 5 या 6 दिन, अब 20 दिन एवरेज मान लीजिए, 21 दिन भी होता है कई बार, 5-6 दिन ये वेट करता है इसका। कहां पर? फैलोपियन ट्यूब या अंडवाहिनी में। अंडवाहिनी में, अंडवाहिनी तक ये गति करके आता है। अंडाणु 14वें दिन अंडाशय से बाहर निकला, जिसे बोल दिया अंडोत्सर्ग। अब ये अंडाशय से चलकर कहां पर आ जाएगा? अंडवाहिनी में। और अंडवाहिनी में लगभग 4-5 दिन रहेगा। और किसका वेट कर रहा है यहाँ पर? स्पर्म का, यानी कि शुक्राणु का। अगर शुक्राणु आ गया तो ये अंडाणु कहां पर क्या हो जाएगा? निषेचित। कहां पर?
फैलोपियन ट्यूब में या अंडवाहिनी में। तो पूछा जाता है कि मानव में निषेचन कहाँ होता है, मादा शरीर में, तो अंडवाहिनी में। बहुत से क्वेश्चन बनते हैं, डिटेल से आगे बताऊंगा। उसके बाद में अब इसको अंडाणु को फैलोपियन ट्यूब में जो अंडाणु पड़ा था उसको क्या नहीं मिला, उसको जो आपका स्पर्म है वो स्पर्म नहीं मिला। तो ये अब छोटे छोटे टुकड़ों में, बिल्कुल, क्योंकि खुद एक छोटा सा टुकड़ा है, छोटे छोटे टुकड़ों में और टूटकर शरीर से विजाइना के द्वारा बाहर निकलने लगता है। ठीक है, बाहर निकलने लगता है। उसके बाद में गर्भाशय की जो आस्तरित भित्ति होती है, जो एक परत होती है महीम, वो भी हर महीने बनती है और हर महीने टूटती है। क्योंकि अगर अंडाणु फर्टिलाइज हो गया, निषेचित हो गया, तो उसको पोषण प्रदान करने के लिए, उसके जिसको आप बोलते हो अपराण निर्माण के लिए या उसके गर्भ धारण के लिए वो चीज जरूरी होती है। तो अगर निषेचन नहीं हुआ तो गर्भ धारण नहीं होगा, तो वो परत बनी हुई वो भी कोई काम की नहीं होती। और इस तरीके से ये रक्त धीरे धीरे शरीर से रक्त के रूप में ये बाहर निकलता रहता है। ये सारा का सारा अंडाणु और वो छोटे छोटे बूंदों के रूप में शरीर से ये बाहर निकलता रहता है। और ये चीज हर 28 दिन बाद में दोहराई जाती है मादा शरीर के अंदर। और लगभग इन चीजों में जब ये शरीर से रक्त बाहर निकलता हो रहा होता है तो हल्के पेट दर्द या कई बार थोड़ा भारी पेट दर्द भी उनको महसूस होता है। लगभग 6-7 दिन तक ये चीजें चलती है। ठीक है, मेन टाइम होता है इसका 28 दिन। तो इसमें 3-4 दिन आगे पीछे भी हो जाते हैं, 3-4 दिन पहले भी आ सकता है और 3-4 दिन बाद में भी आ सकता है। तो आपको इसमें घबराना भी नहीं होता। ठीक है, तो आपको समझ में आ गई भी आर्तव चक्कर ये है और अंडोत्सर्ग ये है, दोनों अलग अलग बातें हैं। ठीक है, तो अंडाशय से अंडोत्सर्ग को प्रेरित करता है कौन, FSH। अगला है अंडाशय में फोलिकल वृद्धि को भी प्रभावित करता है। ठीक है, उसके बाद में दूसरा है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। कौन सा, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जिसे बोलते हैं LH। क्या बोलते हैं, LH। पुरुषों में यह अंतराली कोशिकाओं को प्रभावित कर, पुरुषों में क्या होती है, अंतराली कोशिकाएं। मैं आपको जब पुरुष जनन तंत्र पढ़ाऊंगा ना, वहां पर 2 कोशिकाओं की बात करेंगे, लीडिंग कोशिकाएं और अंतराली कोशिकाएं। ठीक है, तो ये अंतराली कोशिकाएं एक तो शुक्राणु को पोषण प्रदान करती हैं। ये बात आप ध्यान में रखो, अंतराली कोशिकाएं शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करती हैं। आप बोलोगे सर ये सारी बातें कहां से लेके आ रहे हो, तो बस मैं आपको एक बार बता रहा हूं, आप याद रखो। ठीक है, क्योंकि अंतराली कोशिकाएं सीधा अब यहाँ पर बताने बैठेगा अंतराली कोशिकाएं क्या, तो पूरा जनन तंत्र पढ़ाना पड़ेगा, वो अगला चैप्टर है, मैं पढ़ा दूंगा। ठीक है, अंतराली कोशिकाओं को ये क्या करती है, प्रभावित। कौन सा, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। और वहां से नर हार्मोन को प्रेरित किया जाता है। यानी कि पीयूष ग्रंथि एक हार्मोन भेजती है, कौन सा, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जाता है भागा भागा अंतराली कोशिकाओं के पास और अंतराली कोशिकाओं को बोलता है कि भाई तू अपने नर हार्मोन को स्त्रावित कर। नर हार्मोन का नाम क्या होता है, याद रख लो, पूछा जाता है, टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन नर हार्मोन, लेकिन इसकी अल्प मात्रा मादा में भी पाई जाती है। मोस्टली नहीं पाई जाती, लेकिन बहुत कम मात्रा इसमें मादा में पाई जाती है, जिसमें मादाओं के अंदर या फीमेल्स के अंदर हल्के हल्के चेहरे पर, जो जैसे मेल्स के अंदर तो भारी दाढ़ी मूंछें होती हैं, लेकिन कुछ मादाओं के या कुछ फीमेल्स के अंदर मूंछें दाढ़ी हल्की हल्की होती है। तो ये अल्प मात्रा में उन महिलाओं में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन पाया जाता है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो टेस्टोस्टेरोन नर हार्मोन होता है भाई, ये एक्स्ट्रा में मैंने आपको बता दिया, दिमाग में रहे तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। नर हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन, तो उसको प्रेरित कौन करता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। कौन सा हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। स्त्रियों में एस्ट्रोजन को स्रावित को प्रेरित करता है, और स्त्रियों में एस्ट्रोजन। तो मादा हार्मोन कौन सा हो गया फिर, एस्ट्रोजन। ये 2 हार्मोन आप जरूर याद रखो, नर हार्मोन टेस्टोस्टेरोन और मादा हार्मोन एस्ट्रोजन। ये दोनों आपको याद रखने हैं, एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए, ये भी आपको याद हो गया। अगला है दुग्ध जनक हार्मोन। तो मोटी मोटी बात है कि ये नरों में तो नहीं पाया जाएगा, क्योंकि नरों में स्तन ग्रंथियां क्या होती हैं, निष्क्रिय। नरों में स्तन ग्रंथियां क्या होती हैं, नरों में स्तन ग्रंथियां निष्क्रिय होती है, क्योंकि नर होते हैं वो जरायुज तो होते हैं, मतलब ऐसे नहीं कह सकते कि नर जो होते हैं वो बच्चे को जन्म नहीं देते, मादाएं जो बच्चे को जन्म देती है तो वही फिर बच्चे का पोषण करती हैं, तो उन्हीं के अंदर ये हार्मोन मोस्टली पाया जाता है, LTH, दुग्ध जनक हार्मोन। ठीक है, अब ये हार्मोन कहां पे जाएगा, पीयूष ग्रंथि LTH को स्रावित करती है और भेज रही है कहां पर, स्तन ग्रंथियों के पास।
अब स्तन ग्रंथियों के पास ये हार्मोन जाता है और हार्मोन जाते बोलता है कि भाई भाई चल उठ काम लग। क्या करना है? ये बोलेगा कि अपने दुग्ध को निर्माण करना है। क्यों करना है दुग्ध का निर्माण? क्योंकि शिशु को पोषण प्रदान करना है। ठीक है, तो दुग्ध जनक हार्मोन शिशु के लिए स्तनों से दुग्ध का स्त्रावण करवाता है, दुग्ध का स्त्रावण उत्पन्न करता है, यानी कि शिशु के लिए स्तनों से दुग्ध का निर्माण को प्रेरित करता है। इस हार्मोन से कार्पस ल्यूटियम का भी स्त्राव होता है। ये एक बार स्टार लगा लो, कार्पस ल्यूटियम क्या होता है आगे बताऊंगा। ठीक है, कार्पस ल्यूटियम का भी स्त्रावण करता है। नाम से सारी चीजें क्लियर हो रही है। अगला है मिलेनोसाइट प्रेरक हार्मोन। मिलेनोसाइट प्रेरक हार्मोन MSH, मिलेनोसाइट प्रेरक हार्मोन, मिलेनोसाइट प्रेरक हार्मोन निम्न वर्ग के जंतु और पक्षियों में रंग का ये कारण बनता है। निम्न वर्ग के जो पक्षी होते हैं, जंतु होते हैं, कीट होते हैं, तो उनमें आप देखा होगा बहुत ही वो कलरफुल होते हैं, जैसे तितली हो गई, भंवरे हो गए ना, तो उनमें कलर का निर्धारण इसी हार्मोन द्वारा होता है। पक्षियों में भी तोता, मैना, कबूतर, है ना, तो ये सारी चीजें इन चीज को प्रभावित करती हैं। लेकिन हम क्या बोलते हैं, जैसे मैं आपको कुछ बातें याद आ गई, आपसे बताई देता हूं। जैसे आप सभी देख रहे हो मेरा थोड़ा सा कलर नॉर्मल से डिफरेंट है, तो कोई बोलते हैं कि मेलाटोनिन हार्मोन या मेलानिन हार्मोन की कमी है, या मेलानिन हार्मोन का स्त्रावण बहुत कम हुआ है। तो ये वास्तविकता नहीं है, क्योंकि मनुष्य में मेलानिन हार्मोन त्वचा पर चकते व तिल पड़ने के लिए प्रेरित करता है। त्वचा पर ये चकते वगैरह आपने देखे होंगे, जो बाय बर्थ, जिसको आप क्या बोलते हो, जो जन्म से निशान होते हैं उनको क्या बोलते हो आप? मुझे याद नहीं आ रहा। बर्थ बताना आप कमेंट सेक्शन में, मुझे अब दिमाग में नहीं आ रहा ना। बर्थ मार्क, है ना, बर्थ मार्क जो होते हैं वो इसी हार्मोन की वजह से होते हैं। ठीक है, तिल पड़ते हैं, जब अपने बॉडी पर तिल होते हैं ना, तो वो इसी हार्मोन की वजह से होते हैं। हाँ, आप लिख सकते हो, कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि कलर के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होता है, तो यही होता है मेलानोसाइट प्रेरक हार्मोन। अगला है वेसोप्रेसिन। कौन सा? वेसोप्रेसिन या एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ADH। याद रख लेना, ADH, ए का मतलब एंटी, डी का मतलब डायूरेटिक और H का मतलब हार्मोन। यह हार्मोन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस हार्मोन से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है, स्टार लगा लेना। इस हार्मोन से क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है। अब क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, नाम से पता लग रहा है, वेसोप्रेसिन या एंटी डायूरेटिक हार्मोन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। यूरेटिक नाम में आ गया तो आपको लग रहा है कि यूरिन से संबंधित होगा। बिल्कुल यूरिन से संबंधित है, ये बिल्कुल आपका यूरिन से संबंधित है। कैसे है समझते हैं। वृक्क यानी कि किडनी की मूत्र वाहिनियों को जल पुनः अवशोषण करने के लिए प्रेरित करता है। देखो, जब मैंने आपको उत्सर्जन तंत्र पढ़ाया था तो मैंने आपको एक बात बताई थी कि हमारी बॉडी दिन में हजारों लीटर खून को फिल्टर कर रही है। हम दिन में बहुत सा पानी पीते हैं, ठीक है, लेकिन हमारा शरीर होता है वो अपशिष्ट पदार्थों का, जो हमारी किडनी होती है उसकी मूत्र वाहिनियां होती है, उसमें अपशिष्ट पदार्थों का ही अवशोषण किया जाता है। ठीक है, उसको छाना जाता है। लेकिन उसके बाद में शरीर में डिहाइड्रेशन न हो तो जल सोख लिया जाता है, ताकि जल मूत्र के साथ बहुत कम मात्रा में बाहर निकले। उसके लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है? एंटी डायूरेटिक। यह हार्मोन क्या करता है, मूत्र वाहिनियों में जल का पुनः अवशोषण करता है, कि मूत्र वाहिनियां ज्यादा से जल का अवशोषण करे, यानी कि बॉडी से एक्स्ट्रा जल बाहर ना जाने दे, यानी कि बॉडी के अंदर ज्यादा से ज्यादा जल अपने बॉडी के अंदर रहना चाहिए। ऐसे नहीं अभी यूरिन के साथ जल को बहाते चलो, फिर ज्यादा प्यास लगेगी, वो बॉडी डिहाइड्रेट होगी। तो उससे जिम्मेदार कौन सा हार्मोन होता है? एंटी डायूरेटिक हार्मोन होता है। तो जल का पुनः अवशोषण करवाता है, कहां पर? मूत्र वाहिनियों में। रुधिर वाहिनी को सिकोड़कर रक्त दाब बढ़ाता है। अब एक तो पुनः अवशोषण करवा रहा है, दूसरा क्या कर रहा है, जो हमारी रक्त वाहिनियां होती हैं उनको क्या कर देता है, ऐसे सिकोड़ देगा। सिकोड़ा तो क्या हुआ, ब्लड का प्रेशर बढ़ेगा, तो ब्लड प्रेशर को भी ये बढ़ाता है। तीसरा, शरीर के जल संतुलन में सहायक होता है। बिल्कुल भी, शरीर के जल संतुलन में भी ये सहायक होता है। इसकी कमी से डायबिटीज इंसिपिडस रोग होता है, याद रखना है। किसकी कमी से डायबिटीज इंसिपिडस रोग होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। डायबिटीज इंसिपिडस कौन से हार्मोन की कमी से होता है? तो वेसोप्रेसिन या ADH, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ठीक है, अगला है ऑक्सीटोसिन। लो जी, ऑक्सीटोसिन मैंने बहुत बार आपको पढ़ाया है, इसको लव हार्मोन भी कहते हैं। दिमाग तो सारा यहां पर अटका हुआ है, ठीक है।
पर ये वो वाला लब नहीं है, ये माता और शिशु का लब होता है, माता व शिशु का। आपने देखा है, मैं ये चीज आपको क्यों बता रहा हूं? अब देखो, जैसे छोटा बच्चा होता है, अभी उसको दुनियादारी की समझ थोड़ी, जब वो 2-4 दिनों का है, जब उसे दूध का मतलब उसे भूख लगती है तो माता उसे दूध पिलाती है, ठीक है, तो वो बड़ी एक सुकून के साथ दूध को ग्रहण कर रहा होता है। लेकिन जब हमें उसे बाहर का दूध पिलाते हैं तो वो दूध नहीं ग्रहण कर पाता, उसको नहीं पीता, रोने लगता है वो। क्यों? ऑक्सीटोसिन हार्मोन की वजह से, क्योंकि उस हार्मोन के वजह से ही वो अपनी मां को पहचान रहा है। उस दूध में वो हार्मोन होता है जिसकी वजह से ही वो पहचान रहा है भी हाँ यही मेरी मां का दूध है, यही मुझे चाहिए, एक्स्ट्रा में मुझे नहीं चाहिए। इस वजह से बच्चा अपनी मां को पहचानता है छोटा होता हुआ, ठीक है। तो उसके लिए ऑक्सीटोसिन जिम्मेदार है, इसलिए इसे लव हार्मोन जाना जाए। इसका दूसरा नाम होता है पाइटोसिन, पाइटोसिन। अब बच्चा अपनी मां से इतना प्रेम क्यों करता है भाई? देखो, शिशु की बात कर रहा हूं, इसका रीजन क्या होता है, मोस्टली अपनी तरफ से बता रहा हूं भाई, आपको याद रह जाए। जब प्रेगनेंसी टाइम पीरियड हो जाता है, यानी कि लगभग आपका कितना होता है 270 दिन, 270 दिन हो गए, बच्चा पूर्व गर्भाशय में पूर्ण रूप से परिपक्व है, तो अब उसकी डिलीवरी होना या उसका जो प्रसव होना बहुत जरूरी है। तो यह हार्मोन स्रावित करती है कौन? पीयूष ग्रंथि। अब पीयूष ग्रंथि को पता लग गया 270 दिन पूरे हो चुके हैं, डिलीवरी करवानी है, तो ये पीयूष ग्रंथि ऑक्सीटोसिन हार्मोन का क्या करती है? सिक्रेशन करती है। अब जैसे ही ऑक्सीटोसिन स्रावित होता है तो गर्भाशय की जो अरेखित पेशियां होती है उसमें होती है सिकुड़न, जिससे गर्भाशय में दर्द होता है, जिसे आप बोलते हो प्रसव पीड़ा या लेबर पेन, प्रसव पीड़ा या लेबर पेन। और इस प्रसव पीड़ा या लेबर पेन होने के कारण गर्भाशय की पेशियां सिकुड़ती हैं, और जिससे गर्भाशय का मुंह खुल जाता है और बच्चे का जन्म हो जाता है, ठीक है। तो जन्म के लिए जिम्मेदार है। कई बार फीमेल्स में प्रसव पीड़ा नहीं होती तो उन्हें कृत्रिम रूप से या इंजेक्शन के रूप में ऑक्सीटोसिन दिया जाता है और उसमें प्रसव पीड़ा करवाई जाती है। हॉस्पिटल्स के अंदर ये चीज होती है, तो ऑक्सीटोसिन देकर प्रसव पीड़ा करवाई जाती है, उसके बाद में डिलीवरी करवाई जाती है, ठीक है। और इसको वैसे गवर्नमेंट ने या मेडिसिन में से शायद एनआरएक्स में डाल दिया है, क्योंकि ये एक घातक भी माना जाता है, क्योंकि पशुओं में ये लगाया जाता है। अगर पशु दूध नहीं दे रहा होता ना तो ये इंजेक्शन लगाकर उसे दूध की प्राप्ति कर ली जाती है, पशु दूध देने लग जाता है, ठीक है। और इसी के साथ साथ क्राइम्स के भी अंदर जो प्रोस्टिट्यूशन होते हैं वहां पर भी इस हार्मोन का उपयोग किया जाता है। हमारे छोटे शहरों में तो नहीं, बहुत कम होता है, लेकिन जो बड़े शहर होते हैं वहां पर बहुत से क्राइम, आप क्राइम सीन में भी देखा होगा मोस्टली आपने, कि इंजेक्शन लगाकर जो छोटी छोटी बच्चियां होती है उनको किशोरावस्था में जबरदस्ती लाया जाता है इन्हीं हार्मोन्स की वजह से, ठीक है। कुछ हार्मोन्स होते हैं, मैं वैसे इतना आपको बताऊंगा नहीं, नॉर्मल मैंने स्टडी के थ्रू पर ही आपको चीजें बताई हैं, ठीक है। तो ऑक्सीटोसिन लव हार्मोन प्रसव पीड़ा के लिए जिम्मेदार होता है। स्तनों में दुग्ध स्त्राव में भी सहायता करता है। अभी मैंने बताया स्तनों में दुग्ध स्त्राव में भी ये सहायता करता है। यहां पर अपनी होती है पीयूष ग्रंथि कंप्लीट। कौन सी? पीयूष ग्रंथि कंप्लीट। कल अपने अगली ग्रंथि के बारे में पढ़ेंगे, जो भी अगली होगी उसके बारे में पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूं आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर यह जानकारी और यह क्लास अच्छी लगी होगी, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना। अगर आप में कोई चीज को डाउट हो, कोई चीज आपको अच्छी नहीं लगी हो, तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना, मैं उसमें सुधार करूंगा, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करना, कमेंट करना और चैनल को करना सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो और नए टॉपिक के साथ, तब तक आप सभी का धन्यवाद।